हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल परीक्षा केंद्र। आज हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 8वीं की भूगोल के पुस्तक से। एनसीईआरटी के भूगोल के पुस्तक है कृषि एग्रीकल्चर जो चैप्टर है उससे हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या है इनमें। तो है पहला, कृषि के प्रकार। कृषि कितने प्रकार के होते हैं? तो कृषि जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं पहले, तो है ना, कि विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को मुख्य दो प्रकारों से वर्गीकृत किया गया है। ये है निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। हम एक बार फिर से पुनः पढ़ लेंगे ताकि समझ में बहुत अच्छे से आ जाए। हम किसी भी चीज़ को उस हद तक पढ़ेंगे जब तक हम उसे समझ नहीं आते हैं ना। तो चलिए एक बार और देखते हैं। विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को दो प्रकारों में वर्गीकृत की जा सकती है ना। कृषि को दो प्रकार में वर्गीकृत की जाती है। एक है निर्वाह कृषि, दूसरा है वाणिज्यिक कृषि। भौगोलिक दशाओं से क्या तात्पर्य है? भौगोलिक दिशाओं से तात्पर्य है कि वहाँ की वर्षा कितनी है, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ मौसम कैसे रहते हैं, इन सब जो है। वहाँ जो मैदानी इलाका है कि पर्वतीय इलाका है, मैदानी इलाकों में जो है कृषि बहुत अच्छे से संभव हो पाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ जल की आपूर्ति पर्याप्त है या नहीं। तो ये सब जो है भौगोलिक दशाओं में आता है। उसके बाद उत्पाद की मांग। हम जो उत्पाद किए किए रहेंगे उसकी मांग भी होनी चाहिए, है ना। अब हम कुछ ऐसे जगह में कर लिए खेती जहाँ अ, उस चीज़ का मांग ही नहीं है, जहाँ लोग ही नहीं रहते होंगे, तो वैसे में उस चीज़ का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। अगला है श्रम। श्रम जो है बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करने वाला है कृषि को। तो श्रम, बिना श्रम के तो हम कोई भी काम को कर नहीं पाएंगे, है ना। श्रम बहुत ही आवश्यक होता है। है ना। हम अगर बुआई करते हैं कि धानों की या फिर किसी भी चीज़ की, मक्के की, तो उसके जुताई के लिए उसको मतलब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सिलेक्शन ऑफ सीड से लेकर पूरा हार्वेस्टिंग तक का हमें जो श्रम बहुत जरूरी होता है। उसके अलावा है प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर किसी दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत। प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी भी आजकल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कृषि क्षेत्र में। जैसे कि हम आजकल जुताई करते हैं वो ट्रैक्टर के माध्यम से करते हैं। पहले हल के माध्यम से दो बैलों को लेते थे, उसमें किया करते थे। लेकिन आजकल वैसा नहीं है। आज हम प्रौद्योगिकी के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर हो चुके हैं ना। तो प्रौद्योगिकी भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और ये जो है कृषि को प्रभावित करता है। फिर देखते हैं कि निर्वाह कृषि क्या होता है। निर्वाह कृषि निर्वाह कृषि इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। ये जो है निर्वाह कृषि जो है, ये इस प्रकार की जो खेती होती है वो कृषक परिवार की केवल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। इससे इसका कोई बाजार से ज़्यादा संबंध नहीं रहता है, इसको बेचने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। ये छोटे से भूखंड में जो है अपना दिनचर्या चलाने के लिए किया जा किया जाने वाला कृषि है।
हम पढ़ लेते हैं। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। इसमें न तो ज़्यादा प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है, न ही ज़्यादा श्रम का। सिर्फ जो है परिवार में जो लोग हैं वो कृषि कार्य को करते हैं और अपना उपज लेते हैं और ताकि उसको कंज्यूम कर लेते हैं अच्छे से। कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो निर्वाह कृषि को भी हम जो है गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकते हैं। तो गहन निर्वाह कृषि में क्या होता है उसको देखते हैं। गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करते हैं। एक जो गहन निर्वाह जो कृषि है उसमें बहुत ही छोटे से भूखंड में उसमें खेती करता है और साधारण औजारों का, जैसे हंसिए का हो गया, और जैसे सीकल बोलते हैं, फावड़ा हो गया, और ऐसे कुल्हाड़ी, ये सब का उपयोग करके इसको करते हैं। अधिक धूप वाले दिनों में युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। ये जो फसलें हैं वो जो है मुख्य रूप से प्रकृति ऊपर निर्भर होता है। जलवायु और अधिक धूप वाले उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में अधिक से अधिक दो फसलें, नहीं, कई फसलें उगाई जा सकती है, एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। जैसे कि हम खरीफ क्रॉप जो है, जैसे बरसात के मौसम में लगा देते हैं धान, तो वैसे ही दूसरे मौसम में हम दूसरा चीज़ लगा सकते हैं। जैसे कि रबी फसल में और मुख्य रूप से होता ये है कि खरीफ का फसल जो रहता है वो बरसात में बुआई होता है, और बरसात में बोने के बाद जो है वो दिसंबर के आते आते उसका कटिंग हो जाता है ना। तो जून से लेकर उसका रहता है दिसंबर तक, है ना। तो ये इसका पीरियड रहता है। फिर दिसंबर को छोड़ के जनवरी से फिर हम उसको जुलाई तक, सॉरी जून तक एक और फसल कर सकते हैं। तो ये जो है भूमि का और अच्छा उपयोग हो गया, एक से अधिक फसल का लाभ लेना हो गया। उसके बाद है इसमें बताया गया है चावल मुख्य फसल होती है। अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल हैं। ठीक है। उसके बाद है गहन निर्वाह कृषि दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। तो ये जो है मुख्य गहन निर्वाह कृषि जो है वो कृषि दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। तो ये जो है विश्व के आधार पे बता रहा है, विश्व मैप जो रहता है ना, ऐसे करके जो है। तो ये हमारा एशिया है, एशिया हो गया। उसका दक्षिणी, तो दक्षिणी हिस्सा हमारा भारत। उसके बाद दक्षिण पूर्वी, ये दक्षिण और ये पूर्वी, ये क्षेत्र हो गया, और जहाँ चीन है ना, भूटान, ये सब। और पूर्वी एशिया इस क्षेत्र में भी के सघन जनसंख्या वाले, एक और चीज़ है सघन जनसंख्या वाले मानसून प्रदेशों में प्रचलित है, जहाँ मौसम ठीक ठाक रहता है, बारिश भी ठीक होता है, और मतलब जल आपूर्ति प्रकृति जो जिस जिस कारक को कृषि प्रभावित करता है प्राकृतिक रूप से, वो जो है रहना चाहिए। तो वहाँ ये जो है बहुत अच्छे से संभव हो पाता है। अगला है आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और जलवासी पशुचरण शामिल है। इसमें होता क्या था कि पहले जो आदि मानव लोग, आदिवास जो, सॉरी,
जो पहले के किसान थे, जो कृषक थे, वे क्या करते थे, स्थानांतरित कृषि और जलवासी पशुचरण करते थे। किसी भी एक क्षेत्र में मान के चलो कि कृषि की, उसके बाद वहाँ फसल को लेने के बाद, उपज को अपने पास रखने के बाद या उसको कंज्यूम करने के बाद वहाँ से कहीं और दूसरे जगह चले जाते थे, दूसरे जगह, और उनके साथ पशु जो रहते थे वो रहते थे ना। तो वो जैसे भेड़िए बकरियाँ ये सब रहते थे, उनको वो ले जाकर वहाँ से कहीं दूर चारा के लिए ले जाते थे। फिर वो स्थानांतरित कर देते थे उस वहाँ से, स्थानांतरण करके कृषि करते थे। एक जगह हुआ, उसके बाद दूसरे जगह गए, वहाँ किए कृषि, फिर से वापस लौट के आएंगे साल भर में, और फिर यहाँ करेंगे कृषि। इन लोगों का साइकिल ऐसा ही चलता रहता था पहले जो थे। फिर अगला है स्थानांतरित कृषि। हाँ, तो स्थानांतरित कृषि को अच्छे से देख लेते हैं। स्थानांतरित कृषि अमेज़न बेसिन के सघन वन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय अफ्रीकी, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। वृक्षों को काट कर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चले जाते हैं। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि कृषि में एक जगह कृषि करने के बाद दूसरी जगह खेती करने चले जाते थे लोग। इसमें मुख्य रूप से जो है एमेजॉन बेसिन के जो सघन वन है, वन क्षेत्र, उनमें की जाती थी। उष्णकटिबंधीय अफ्रीका का क्षेत्र, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया का जैसे चीन का हो गया, हमारा भी आ जाएगा, हमारा भारत भी इसमें शामिल हो जाएगा। और उत्तर पूर्वी भारत, जो उत्तर पूर्वी बोले तो नॉर्थ ईस्ट एरिया, असम असम जैसे क्षेत्रों में है ना, के भागों में प्रचलित है कर्दम दहन। तो इसमें और देखते हैं, ये भारी वर्षा वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन के वाले क्षेत्र हैं। भारी वर्षा वाले क्षेत्र हैं, वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन। ये लोग जो है कृषि एक जगह करते थे, उसको साफ करके जलाकर राख करके वहां से चले जाते थे। तो वो वहाँ यहाँ लिखा है ना कि जैसे पुनर्जन, है ना, भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जन, तो बहुत जल्दी वो उसको कंप्लीट कर लेता था और फिर से वो फसल उगाने के लायक बन जाता था, है ना। वृक्षों को काट कर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता था, है ना। तब राख को मृदा में मिलाया जाता था। राख को फिर मृदा में मिलाकर हल जोतकर उसको मिलाया जाता था तथा मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी फसलें उगाई जाती थी, है ना। फिर भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती थी और कृषक नए भूखंड पर चले जाते थे। तो वहाँ कृषि किए 1 साल 2 साल, है ना, उसके बाद उसको जलाकर काट कर जो वृक्ष रहते थे उनको उसमें मिलाकर चले जाते थे। फिर वापस कुछ समय बाद आते थे, तो फिर वो वैसा का वैसा हो जाता था, जैसे पहले कृषि के लिए उपयोगी रहता था फिर वैसे ही वो उपयोगी हो जाता है। इस पूरा प्रोसेस को जो है कर्तन एवं दहन पद्धति कहते हैं। इंग्लिश में हम इसको स्लेश एंड बर्न बोलते हैं, स्लेश एंड बर्न, है ना। और फिर यहाँ एक ये भी महत्वपूर्ण चीज़ होती है, क्या आप जानते हैं, स्थानांतरित कृषि में कृषि विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो क्या क्या नामों से जाना जाता है स्थानांतरित कृषि को? झूमिंग, हमारे उत्तर पूर्वी भारत, असम जैसे क्षेत्रों और अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रों में झूमिंग के नामों से जाना जाता है। और मिल्पा, मिल्पा जो है मेक्सिको में मिल्पा कहा जाता है। और रोका, रोका ब्राज़ील में रोका कहा जाता है। लदांग, मलेशिया में लदांग कहा जाता है। तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। एक नंबर के 1 मार्क्स के प्रश्न है ये, इसको आप ज़रूर
से पढ़ लें। जब मैं पढ़ रहा था उस समय ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी था, ये कई बार प्रश्नों पूछा गया था परीक्षा में। फिर है जलवासी पशुचरण। जलवासी पशुचरण जो है सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान तथा जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायु बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊँट, मवेशी, याक, बकरियां पालते हैं। वे पशुचारकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। तो इसमें बोला क्या जा रहा है कि जो जलवासी पशुचारक हैं सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों में इसे पाया जाता है। सहारा बोले तो ये अफ्रीका का एक रेगिस्तान है। सहारा सबसे बड़ा रेगिस्तान है। वहाँ के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, है ना, वो वहाँ किया जाता है। मध्य एशिया, मध्य एशिया में भी किया जाता है। भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान और जम्मू जो है फेमस है इसके लिए, है ना। पहले के ज़माने में किया जाता था। अब के ज़माने में भी है लेकिन अब पहले से बहुत कम हो गए हैं, है ना। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते थे। एक निश्चित जो उन लोग का मार्ग रहता था उसी में ये जाते थे और क्या बोलते हैं, वहीं वहाँ जाके रास्ते में जो भी चारागाह होता था या घास रहते थे उसमें चारा चरते थे और वो फिर अपना जीवन यापन करते थे। और उसके बाद है पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊँट, मवेशी, याक, बकरियां पालते हैं। तो ये जो पशुचारक थे वो मुख्य रूप से भेड़, ऊँट और मवेशी, याक जैसे पशुओं को पालते थे। ये पशुचारकों उनके परिवारों के लिए दूध, मांस और ऊन, खाल जैसे अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते थे। तो जाहिर सी बात है अगर हम किसी भी चीज़ का अच्छे से जतन करते हैं, सेवा करते हैं तो उसका फल ज़रूर मिलता है। तो वैसे ही जैसे भेड़ को पालते थे, है ना, उसको चराते थे, तो उनका जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी बहुत ही लाभकारी होता था इनके लिए, जैसे कि दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद, है ना। अगला है वाणिज्यिक कृषि। तो वाणिज्यिक कृषि क्या होता है? वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु होता है। ये जो है देखिए क्या बोल रहे हैं कि वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय के लिए होता है ना। तो विक्रय माने बेचने के लिए होता है। इसमें विस्तृत कष्ट क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है ना। बहुत से जो कार्य होते हैं मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक एक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है ना। तो इनमें वाणिज्यिक कृषि में अनाज कृषि और मिश्रित कृषि और रोपण कृषि जो शामिल है। तो वाणिज्यिक अनाज कृषि में क्या है? वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं, जैसे गेहूं, मक्का सामान्य रूप से उगाई जाती हैं। और फसलें हैं उत्तर अमेरिका और यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान में वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं, है ना। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले हैं, है ना। और अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। तो ये जो है मुख्य रूप से वाणिज्यिक कृषि का उद्देश्य ये होता है कि फसलों को बेचने के लिए किया जाता है ना। और ताकि उसका आर्थिक लाभ मिल सके, है ना। तो ये है। फिर है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की
फसलों के उगाने के और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। ये जो है दो उपयोग के लिए किया जाता है मिश्रित कृषि। एक तो भोजन के लिए हो गया, दूसरा चारा, मवेशियों के चारा के लिए भी किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। ठीक है। और रोपण वृद्धि जो है ये इस तरह से होते हैं, जैसे देख ले, कतार में, एक कतार में, फिर दूसरा कतार, तीसरा, चौथा, ऐसे करके आप देखे भी होंगे। फिर अगला है रोपण कृषि, जो बात कर रहे थे गन्ना का। बस ये यहाँ केले का है, जो एक बहुत ही बृहद क्षेत्र में एक एक कतार से जो लगाई जानी जाती फसलें हैं उसे कहते हैं, 10-12 एकड़ में, ताकि अच्छा उसका लाभ मिल सके। वैसा है रोपण कृषि, है ना। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि के एक प्रकार है, जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें वृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जा सकता है। इस प्रकार की कृषि परिवहन जाल के लिए विकास की अनिवार्यता होता है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके कुछ उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। दूसरे दिन हम मुख्य फसलों से इस चैप्टर को शुरुआत करेंगे। थैंक यू। बाय।